बिहार बोर्ड 12th पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3। प्रश्न 1। राज्य और संघ शासित प्रदेश में क्या अंतर है? उत्तर। जब भारत आजाद हुआ तो देश का शासन कार्य चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया। इस संविधान में संसदीय कार्य प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसमें देश का संपूर्ण शासन कार्य चलाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए। यह दोनों क्षेत्र अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने अधिकारों के अनुसार शासन कार्य चलाते हैं। वे बुनियादी तौर पर राज्य और संघ शासित क्षेत्र में अंतर होता है। राज्य का शासन कार्य चलाने के लिए विधानसभा और कुछ राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था की गई है। राज्य विधान मंडल में जो मंत्रिमंडल बनाया जाता है, उसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री विभिन्न विभागों के लिए होते हैं। यह सभी मिलकर राज्य का शासन कार्य चलाते हैं। साथ ही राज्य में राष्ट्रपति की प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल भी होते हैं। अभी भारत में 28 राज्य हैं। दूसरी ओर संघ शासित क्षेत्र में विधानसभा और विधान परिषद नहीं होते हैं और न ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं, बल्कि संघ शासन के आधार पर शासन कार्य चलाया जाता है। संघ शासित क्षेत्र का शासन या राष्ट्रपति के नाम से होता है, जिसमें राज्यपाल या उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन कार्य चलाते हैं। अभी भारत में 9 संघ शासित क्षेत्र है। राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र की शासन प्रणाली की प्रति और अलग अलग होते हैं, इसलिए राज्य संघ शासित क्षेत्र में मौलिक अंतर पाए जाते हैं। प्रश्न 2। पंचवर्षीय योजना क्या है? उत्तर। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के समक्ष भारत को सुचारू रूप से हर क्षेत्र में विकास कैसे हो एक बहुत बड़ी समस्या थी। जिस समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनाई गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का आर्थिक विकास करने के लिए एवं विकास की समस्या से निपटने के लिए 1951 में 5 वर्षों का समयबद्ध योजना लागू की गई थी, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए 5 वर्षों का कार्यक्रम लागू किया जाता है एवं विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। हमारे देश में 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। प्रश्न 3। गुटनिरपेक्षता क्या है, मूल्यांकन करें। उत्तर। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व 2 गुटों में विभाजित हो गया। इसमें एक पश्चिम देशों का गुट था और दूसरा साम्यवादी देशों का। दोनों महाशक्ति या भारत को अपने पीछे लगाने के काफी प्रयास कीजिए, परंतु भारत ने दोनों ही प्रकार के सैनिक गुटों से अलग रहने का निश्चय किया और तय किया कि वो किसी सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा, स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा तथा प्रत्येक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर स्वतंत्रता तथा निरपेक्ष रूप से विचार करेगा। यही गुटनिरपेक्षता है। प्रश्न 4। सोवियत संघ के विघटन के कारणों का मूल्यांकन करें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की सारी महाशक्ति 1991 में अचानक बिखर गई। लेनिन ने नवंबर 1917 में रूस में समाजवादी राज्य स्थापित किया, किंतु जनवरी 1924 में उसकी मृत्यु हो गई। आगे चलकर स्टालिन ने समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आदेशित अर्थव्यवस्था स्थापित की। निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया गया। सारी अर्थव्यवस्था राज्यों के हाथों में आ गई। पंचवर्षीय योजनाओं को बलपूर्वक लागू किया गया। देश के संसाधनों का बहुत बड़ा हिस्सा सेना की आवश्यकता की पूर्ति हेतु खर्च की गई। फलत
यह हुआ कि उत्पादन और घटती चली गई, जिससे देश में उपभोक्ता संबंधी वस्तुओं की कमी आ गई। रोटी, मक्खन, मांस, जूते जैसी वस्तुओं की बहुत कमी के कारण देश में आर्थिक असंतोष फैला, जिससे निपटने के लिए आर्थिक नवनिर्माण का नारा दिया ताकि निजी क्षेत्रों में सुधार आ सके। सत्ताधारी साम्यवादी दल सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के बीच सांठ-गांठ ने राजनीतिक और आर्थिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। देश में न स्वतंत्र थी और न स्वतंत्र न्यायपालिका जो ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा कर सके, उस पर नियंत्रण लगा सके। सत्ताधारी दल के नेताओं, प्रभावशाली सरकार अधिकारी घूसखोरी में लगा गया, जिससे उनका धन साधारण से संपर्क टूट गया। साधारण प्रशासन के प्रति लोग की आस्था कमजोर होती चली गई। प्रश्न 5, भूमंडलीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करें। उत्तर, एक अवधारणा के रूप में भूमंडलीकरण की बुनियादी बातें हैं। प्रवाह कई तरह से हो सकते हैं, इनके अनेक रूप हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचाना, पूंजी का एक से ज्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं को अनेक देशों में पहुंचाना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही, उसका संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। अतः कहा जा सकता है कि विश्व स्तर पर व्यापारिक संबंध, पूंजीवादी संबंधी, विचारवादी संबंध आदि का आदान प्रदान सुचारू रूप से करना या फिर आने जाने का सिलसिला बना रहे हैं। प्रश्न 6, राजनीतिक दल बदल क्या है, इस पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए गए। जब किसी राजनीतिक दल के सदस्य चुनाव से पहले या निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, उसे दल बदल कहा जाता है। राजनीतिक दल बदल रोकने के उपाय 1985 में 52वां संविधान संशोधन लाकर दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया, जो नाकाम साबित हुआ। पुनः 1991 में संविधान संशोधित प्रधान द्वारा एक कानून लाया गया, जिसके अनुशासन यदि कोई सदस्य दल बदल करता है, तो वह सदन की सदस्यता खो देगा और किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य होगा। अध्यक्ष का फैसला इस मामले में अंतिम माना जाएगा। प्रश्न 7, पीली क्रांति क्या है। उत्तर, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना की गई। इस क्रांति से तिलहन की फसल में काफी बढ़ोतरी मिली। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में 23 राज्यों के 331 जिले शामिल हैं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत के खाद्य तेलों व तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान सर्वोच्च है। प्रश्न 8, वैश्वीकरण क्या है। उत्तर, यह विकासशीलता देश की प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाता है। जय श्री कृष्ण का तात्पर्य उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं को कम कीमत पर लोगों तक पहुंचाना है। नई तकनीक और नए बाजार में प्रवेश का मार्ग खोलना है। वैश्वीकरण ऐसी प्रक्रिया है जो दुनिया के दूरस्थ भागों को जोड़ती है, एक दूसरे पर प्रभाव डालती है। राज्यों के बीच बढ़ती हुई अंतरक्रिया व अंतर्निर्भरता उसी के तथ्य है। प्रश्न 9, वैश्वीकरण के कौन कौन से लाभ है। उत्तर, कोई देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव रहा है। इसके कई लाभ हैं। क, यह विकासशील देशों के प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाता है। ख, वैश्वीकरण नई तकनीकी और नए बाजार में प्रवेश का मार्ग खुलता है। ग,
यह उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार के वस्तुएं एवं सेवाएं कम कीमत पर उपलब्ध कराता है। घ इस प्रकार से सूचना और संचार क्षेत्र में हुई प्रगति ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में तेजी ला दिया। कारण यह है कि सरकार जो कुछ भी करती वह हर प्रकार से प्रदर्शित बन जाता। वैश्वीकरण विदेशी पूंजी निवेश को खोलता है, यह विकासशील देशों के लिए अति आवश्यक है। प्रश्न 10। क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर, क्षेत्रवाद का तात्पर्य ऐसी चेतना से है जिसमें क्षेत्रीय पहचान ही राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का प्रमुख आधार होती है। क्षेत्रीय पहचान विशिष्ट संस्कृति, भाषा, भौगोलिक परिस्थिति या प्रजाति के आधार पर विकसित हो सकती है। भारत में इस तरह की क्षेत्रीय भिन्नताएं सदैव विद्यमान रही है। राजनीति में क्षेत्रवाद की अभिव्यक्ति क्षेत्रीय दलों का निर्माण, क्षेत्रीय आंदोलनों का विकास अथवा अलगाववाद के रूप में देखी जा सकती है। प्रश्न 11। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? उत्तर, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपना शाख खुद नहीं चुनती है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सभी नागरिक सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान नहीं करते हैं। इसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र इसलिए कहा जाता है कि आप जिसे मतदान देकर चुनाव करते हैं, ये व्यक्ति अब किसी और व्यक्ति का चुनाव करते हैं। यह अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। प्रश्न 12। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? उत्तर, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में आम नागरिक अपने प्रतिनिधियों को स्वयं निर्वाचित करते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता निर्वाचन स्थान पर विभिन्न उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करता है और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। प्रश्न 13। उदारीकरण क्या है? उत्तर, 1991 में अपनाई गई विश्व व्यवस्था का प्रभाव आर्थिक जगत पर भी पड़ा। उदारीकरण की नीति को प्रायः संपूर्ण विश्व में स्वीकार कर लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रों की व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। व्यापार करने के लिए राज्य और स्वतंत्र उद्यमों को छूट दी गई। इस प्रकार संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में परिवर्तित होने लगा। खुलेपन की नीति को मान्यता दी गई। भूमंडलीकरण की नीति का अभिप्राय इन्हीं संदर्भों से है। इस व्यवस्था में हर एक प्रकार की छूट दी गई जिससे आर्थिक व्यवस्था का संपूर्ण विकास हो सके। विश्व व्यापार संगठन इस नीति का मुख्य नियामकीय संस्था है। प्रश्न 14। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर, गठबंधन सरकार का तात्पर्य उस सरकार से है जिसमें कई दल मिलजुल कर सरकार का गठन करते हैं। क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में अकेले बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो सरकार बनाने हेतु किसी और दल को अपने दल में शामिल किया जाता है, तब सरकार बनती है। इसी क्रिया को गठबंधन की सरकार कहते हैं। 1989 के बाद भारत में गठबंधन की सरकारों का युग चल रहा है। प्रश्न 15। सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सामूहिक सुरक्षा से आशय ऐसी क्षेत्रीय या वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था से है जिसका प्रत्येक घटक राज्य यह स्वीकारता है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है। यह मैत्री सुरक्षा की प्रणाली से अधिक महत्वाकांक्षी प्रणाली है। शक्ति विस्तार व विश्व में युद्ध को रोकने का एक कारगर माध्यम सामूहिक सुरक्षा है। सबका सुरक्षा करना सभी का अधिकार है, अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, एक के लिए सब और सब के लिए एक।
इस प्रकार से किसी राष्ट्र की शांति व सुरक्षा हेतु सभी सामूहिक कार्यवाही करने को तत्पर रहेंगे। सामूहिक सुरक्षा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि आक्रमणकारी या तो युद्ध न कर सके, और यदि करे भी तो उसे पराजय की मुंह देखनी पड़े। प्रश्न 16। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? उत्तर, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव को मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ना बताती है। इस संस्थान की स्थापना ब्रिटेन में 1961 में की गई थी। एमनेस्टी मानवाधिकारों में मुद्दे पर बहुदेशीय प्रचार अभियान चलाकर, शोध कार्य करके पूरे विश्व का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करने एवं एक विश्व जनमत तैयार करने की कोशिश करता है। ऐसा करके वे खास सरकारों, संस्थानों या व्यक्तियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। इस संस्था को 1977 में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।